नमस्कार साथियों एवं प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जहां बच्चों हम पढ़ रहे थे फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र जिसे हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का चैप्टर नंबर 3 जो कि है खाद। तीन जो क्लासेस है वो हमने इस चैप्टर की ले ली है। आज हम लास्ट क्लास देखने वाले हैं बच्चों, जो इसमें कुछ एक बचे क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वो ये काम कर दें। रोज हमारी क्या है बच्चों, परीक्षा अध्ययन की श्रृंखला चली हुई है जिसमें हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषा में 12th बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। तो जिन बच्चे भी अभी तक इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो लगातार जुड़े हैं हमारी क्लासों से। और हमारी जो क्लासेस हैं बच्चों, वो इवनिंग टाइम पे आपकी लाइव क्लासेस भी मिलती है। मॉर्निंग में आपको बायोलॉजी की लाइव क्लास मिलती है, इवनिंग में आपको हॉर्टिकल्चर और आप फिजिक्स की जो है वो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बटन है आपको ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम देखते हैं बच्चों हरी खाद एवं उसकी सीमाएं लिखिए। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, यहाँ तक हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2016 में ये क्वेश्चन है वो ये अपना जो है वो पूछा जा चुका है। अब हम इसके आगे देखेंगे बच्चों। आज नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि मृदा संशोधक या फिर लीचिंग या खाद की परिभाषा लिखिए। जिनमें से बच्चों खाद की परिभाषा तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, कोई भी जीवांश को क्या है सड़ाने के बाद, जब जीवांश जीवांश क्या होते हैं, जो हमको पेड़ पौधों से मिले उत्पाद या उनके जो भी बचा कुचा जो मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीवांश बोलते हैं। उनको जब हम क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, तो सड़ने के बाद जो हमको प्रोडक्ट रिसीव होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, खाद बोलते हैं। तो ये हम पिछले भी लेक्चर्स में देख चुके थे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको आप कवर कर सकते हैं। आज हम जो देखेंगे बच्चों वो क्या है, मृदा संशोधक क्या है और लीचिंग क्या होती है। तो मृदा संशोधक को सबसे पहले हम देखते हैं, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सॉइल अमिडमेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों ने हम, सॉइल अमिडमेंट्स। सॉइल मतलब क्या होता है बच्चों, मृदा। मृदा क्या है, मृदा एक है भूमि 3D स्ट्रक्चर का कोई भी वो पदार्थ जिसमें क्ले और सैंड और आपका आपका सिल्ट उनका क्या हो बच्चों, कुछ एक पर्याप्त मात्रा में वो पाए जाते हैं। उस प्रकार के भूभाग को हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। जो संशोधक क्या है, संशोधक मतलब होता है सुधार, सुधारक। इसे हम हिंदी में और क्या बोलते हैं बच्चों, सुधारक। इंग्लिश में हमने क्या बोलते हैं बच्चों, अमिडमेंट्स। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट या ऐसे कोई भी उत्पाद जिनका उपयोग हम काय के लिए करते हैं बच्चों, मृदा के गुणों को सुधारने के लिए करते हैं। उस प्रकार के जो हमारे तत्व होते हैं, उस प्रकार के जो मटेरियल, उस प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, मृदा संशोधक के रूप में जानते हैं। समझ में आया। कोई भी चीज या कोई भी ऐसा उत्पाद जिसको आप मृदा में या आपकी भूमि में मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि आपकी भूमि की दशा, चाहे वो रासायनिक दशा हो, चाहे वो भौतिक दशा हो, चाहे वो जैविक दशा हो, तीनों दशाओं में किसी भी प्रकार का क्या हो रहा है बच्चों, चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉइल अमेंडमेंट। मान लीजिए आपकी खाद है, जिस प्रकार से हम आपका खाद चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि बच्चों खाद को मृदा में मिलाने से विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, लाभ होते हैं। अगर विभिन्न प्रकार के लाभ हो रहे हैं, इसका मतलब जो आपकी मृदा है वो क्या हो रही है बच्चों, सुधर रही है। मृदा आपकी सुधर रही है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, खादों को, खाद को भी हम एक प्रकार से मृदा संशोधक या मृदा सुधारक के रूप में जान सकते हैं। उसको हम मृदा सुधारक कह सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों हमारे अलग अलग चीजें होती हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, ऐसे पदार्थ जो मृदा में भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तनों को प्रभावित करके पौधे की वृद्धि के लिए क्या करते हैं बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, मृदा संशोधक कहलाते हैं। इंग्लिश में अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो बच्चों क्या आता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। काय को बेनिफिट करते हैं बच्चों, ग्रोथ ऑफ द प्लांट की, प्लांट की ग्रोथ को इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। कैसे बच्चों, बाय अफेक्टिंग। अब ये क्या है, डायरेक्ट प्लांट को फायदा नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी यूरिया डाला या डीएपी डाला, तो इससे क्या है, डायरेक्ट नाइट्रोजन निकला और ये पौधे को लग गया, तो इसने क्या किया बच्चों, डायरेक्टली क्या किया, पौधे को फायदा पहुंचाया। बल्कि अगर हम इन तत्वों की बात करें तो ये क्या है बच्चों, इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। इनडायरेक्टली कैसा हुआ, मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया हुआ है और पौधे को क्या है बच्चों, विकास करने में मृदा का हाथ होता है क्या बच्चों, यहाँ पूरे में मृदा पाई जाती है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज मिलाए जा रहे हैं पौधे में, या आप मृदा में कोई ऐसी चीज मिला रहे हैं जिससे कि मृदा की क्या है बच्चों, मृदा की जो संरचना है या मृदा की जो अवस्था है वो क्या सुधार हो रही है, तो इससे क्या होगा, आगे चल के पौधों को फायदा होगा। अगर मृदा अच्छी होगी तो पौधे को फायदा होगा। तो मृदा सुधारक क्या है बच्चों, ये मृदा में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। और अगर मृदा में सुधार करेंगे तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट है या अल्टीमेटली जो सकारात्मक जो चीज है वो किसको इफेक्ट करेंगी बच्चों, पौधे को इफेक्ट करेंगी। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं बच्चों, इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं काय की, ग्रोथ ऑफ द प्लांट की, बाय अफेक्टिंग द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन द सॉइल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी उदाहरण की बात करें बच्चों, तो जो है अपना वो क्या है, एक हो जाता है अपना चूना, एक हो जाता है अपना जिप्सम और अपना जाता है सीरा। ये काय के उदाहरण है बच्चों, मृदा सुधारक के। आप इसमें खाद वगैरह भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह लिख सकते हैं। अब जैसे चूना है बच्चों, चूना से हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपन उनसे बोलते हैं लाइम। लाइम का उपयोग हम करते हैं बच्चों एसिडिक सॉइल में,
जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अम्लीय मृदा। आपने पढ़ा होगा या अगले जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि अम्लीय मृदा क्या होती है, क्या इनके गुण होते हैं। तो अम्लीय मृदा में जो सुधारक का काम करता है वो कौन करता है बच्चों, चूना। चूना को अगर आप क्या करोगे, अम्लीय मृदा में डालोगे तो अम्लीय मृदा में वो क्या करेगा बच्चों, बॉन्ड मिला के वो अम्लों को क्या कर देगा, मृदा के कणों के से दूर ले जाएगा या उनको वहां से हटा देगा, जिससे कि क्या है आपकी मृदा में सुधार हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें बच्चों जिप्सम की, जिप्सम में क्या पाया जाता है बच्चों, CaSO4, इसका क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। तो जो उसका कैल्शियम है, ये कैल्शियम क्या करता है बच्चों, जो इनके एल्कलाइन सॉइल होती है, जिन्हें हम बोलते हैं क्षारीय मृदाएं होती हैं, क्षारीय मृदाओं में जो क्षार तत्व है उनको हटा के कैल्शियम क्या करता है बच्चों, मृदा के कणों से जुड़ जाता है, जिससे कि मृदा की जो क्षारीयता रहती है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। जिप्सम का उपयोग होता है बच्चों क्षारीय मृदाओं में, क्षारीय ऐसे हम बोल सकते हैं एल्कलाइन सॉइल में। तो एल्कलाइन सॉइल के सुधार के लिए क्या है बच्चों, जिप्सम, और एसिडिक सॉइल या फिर अम्लीय सॉइल के सुधार के लिए किसका उपयोग होता है, चूना का उपयोग होता है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकार से मृदा की जो रासायनिक जो दशा है उसको क्या करते हैं, सुधार देते हैं। और रासायनिक दशा को अगर ये सुधारेंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि ये मृदा को संशोधक का काम करेंगे, मृदा सुधारक का काम करेंगे, जिससे इनडायरेक्टली आपको पौधों को क्या हो जाती है बच्चों, पौधों को मदद मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें बच्चों, अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था के सुधार के लिए बच्चों आप काय का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अपना हो गया खाद, या हो गई अपना क्या बच्चों, गोबर की खाद वगैरह, FYM हो गई। अगर हम बात करें काय की बच्चों, कंपोस्ट की, तो ये क्या करते हैं बच्चों, मृदा को भुरभुरा बनाने का काम करते हैं और उसमें क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा रहेगा बच्चों तो जिससे क्या होगी, मृदा की भौतिक संरचना सुधरेगी। क्यों सुधरेगी, क्योंकि इसमें जो छिद्र हैं या जो पोर्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी तो जल या जो पानी का अनुपात है मृदा में वो अच्छे से पाया जाएगा, और अच्छे से पाया जाएगा तो मृदा भौतिक रूप से क्या होगी बच्चों, मजबूत होगी। और अगर मृदा भौतिक रूप से अच्छी रहेगी तो पौधों को जो है वो प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रासायनिक चीज मैंने आपको बता दी है, जैसे आपका चूना हो गया या जिप्सम हो गया, इन सब का क्या करते हैं बच्चों, ये रासायनिक रूप से मृदा में सुधार करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों जैविक रूप से, जैसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रूप से, अब मान लीजिए आपने क्या किया बच्चों, वर्मी कंपोस्ट डाल दी, क्या डाल दिया आपने, वर्मी कंपोस्ट डाल दी खेत में, तो जो आपके अर्थवॉर्म्स हैं वो क्या करेंगे बच्चों, वो जो आपकी जीव्स हैं वो क्या करेंगे, मृदा की दशा को सुधारेंगे, और उधर पे और अत्यधिक सूक्ष्म जीव है उनकी भी क्या करेंगे बच्चों, वृद्धि करेंगे। और सूक्ष्म जीव अगर अच्छे से बढ़ेंगे तो वो क्या होंगे, जो बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर है सॉइल का वो क्या होगा, सुधरेगा, जिससे कि हमारी पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मृदा संशोधक क्या होते हैं, इसकी ये डेफिनेशन है, और किस प्रकार से पौधों को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें वो है अपना निछालन। क्या है बच्चों, ये निछालन जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, लीचिंग के नाम से जानते हैं। तो लीचिंग क्या होती है, the process in which the nutrients present on the upper surface of the soil dissolve with the water and flow away, go into the deeper layer of the soil due to the excessive rainfall or excessive irrigation is known as leaching. The fertility of soil decrease due to this. अगर हिंदी में इसको पढ़ूं बच्चों, तो लिछालन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है बच्चों, अगर अधिक वर्षा हो या आपने सिंचाई अधिक कर दी या मृदा के ऊपर पानी खड़ा हो गया या जल भराव की स्थिति हो गई, जिससे क्या होता है, मृदा की ऊपरी सतह पर उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ घुल के कहाँ चले जाते हैं बच्चों, जमीन के नीचे परतों में चले जाते हैं, जो क्या हो जाते हैं, ऊपरी सतह से नष्ट हो जाते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं बच्चों, नीची परत में चले जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लीचिंग कहते हैं। इसके द्वारा भूमि में उर्वरता की क्या होती है बच्चों, कमी होती है। इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए ये है आपकी, इसको अगर हम देखें बच्चों तो ये है आपकी मान लीजिए मृदा। एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमको क्या है अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर देखें बच्चों हम, तो मान लीजिए ये है आपकी मृदा और ये है आपकी मृदा की ऊपरी सतह, ये आपकी मृदा की ऊपरी सतह है, और नीचे क्या है बच्चों, ये इस प्रकार से आपकी मृदा पूरी फैली हुई है। अब आपने क्या किया है बच्चों, जो भी प्रकार की इसमें उर्वरक या आपने खाद डाली है, जिनसे मृदा में अनेक प्रकार के क्या है बच्चों, न्यूट्रिएंट क्या पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से मृदा में जब आपने न्यूट्रिएंट वगैरह डाले हैं या खाद वगैरह डाली है, तो इस प्रकार से क्या है बच्चों, न्यूट्रिएंट आपके पाए जा रहे हैं। और इधर लगा है बच्चों आपके पेड़, जो आपकी फसलें वगैरह होती हैं वो मृदा की ऊपरी सतह पे इस तरीके से पाई जाती हैं। और ये जड़ें क्या करते हैं बच्चों, ये जड़ें जो है इस प्रकार से जो भी आपके न्यूट्रिएंट है उनको यहाँ से अवशोषित करके अपना भोजन बना के पौधा क्या करता है, अपना विकास करता है। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल पौधे की जो है वो साइकिल है, किस प्रकार से पौधा मृदा में उगता है और किस प्रकार से विकास करता है। इस प्रकार से ये पौधा है, ये आपकी मृदा है, ये मृदा की क्या है बच्चों, ऊपरी भाग। इस भाग को आप क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपरी सतह। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसे, अपर सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम, अपर सरफेस या फिर अपर सॉइल। और अगर इसके नीचे हम बात करें बच्चों, इसके अगर हम नीचे देखें तो ये आपकी हो जाती है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं सब सॉइल। क्या बोलते हैं इसे हम,
सब सॉइल या निचली सतह या निचली मृदा, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, निचली मृदा। इस प्रकार से अब क्या है बच्चों, जो आपके न्यूट्रिएंट हैं वो आपकी ऊपरी लेयर पे होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पौधों की जो जड़ें हैं वो यहाँ तक विकास करती हैं, ज्यादा गहराई में आपकी फसलों की जड़ें हैं वो जाती नहीं है। और इनका ऊपर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं जिसको पौधा जड़ों के ऊपर, जड़ों से लेके अपना विकास करेगा, वो इस भूभाग में पाए जाते हैं। अब मान लीजिए हुआ क्या बच्चों, अगर आपकी अत्यधिक वर्षा हो जाती है, वर्षा क्या है बच्चों, वर्षा बहुत अत्यधिक वर्षा हो जाती है या आपकी जल भराव की स्थिति आती है, तो ये जो कण होते हैं काय के बच्चों, या जो तत्व होते हैं, ये पानी के साथ मिलके बच्चों ये तत्व क्या चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। जो भी आपके तत्व रहेंगे ये पानी के साथ मिलके जमीन या पौधों की जो जड़ वाली जगह है वहां से क्या चले जाएंगे बच्चों, नीचे चले जाएंगे। मान लीजिए ये पोटास यहाँ पाया जा रहा था, अब ये पोटास कहाँ है बच्चों, यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से ये बोरॉन आपका नीचे आ गया, इस प्रकार से आपका ये नाइट्रोजन नीचे आ गया, ये आपका फास्फोरस नीचे आ गया। कैसे आया बच्चों, अत्यधिक वर्षा हुई, वर्षा के कारण क्या हुआ, ये जो आपके पोषक तत्व थे ये पानी में घुले और पानी के घुलने के या पानी के साथ ये कहाँ चले गए बच्चों, नीचे चले गए। आपको पता है पानी करता है नीचे ज्यादा जाता है, तो जब पानी बल से जब नीचे तरक गया तो वो क्या किया बच्चों, उसने बहुत सारे जो आपके न्यूट्रिएंट हैं या तत्व हैं उनको भी अपने साथ नीचे ले गया। तो जो विधि है बच्चों, एक प्रकार का क्या है बच्चों, लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने जो न्यूट्रिएंट दिए थे वो पौधे के लिए दिए थे। अभी तो हुआ क्या कि वो पौधे को ना मिलके पानी के साथ बह के नीचे चले गए हैं, तो इससे क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रिएंट का क्षरण हो गया है या उनकी हानि हो गई है। अब हानि होगी तो बच्चों यहाँ से जो न्यूट्रिएंट रहेंगे या क्या होंगे, यहाँ से हट जाएंगे और ये सारे न्यूट्रिएंट कहाँ पहुंच गए बच्चों, नीचे पहुंच गए। अब पौधे के पास न्यूट्रिएंट की कमी हो गई। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से पानी के साथ बह के मृदा की ऊपरी सतह से तत्वों का निजी सतह या सब सॉइल में या फिर नीचे जमीन में जाके बह जाना क्या कहलाता है बच्चों, लीचिंग कहलाता है। लीचिंग से हानि क्या हो जाती है बच्चों, कि जो आपके तत्व हैं वो नीचे चले जाते हैं और पौधों की जड़ों के नीचे जाने से पौधों के लिए वो क्या हो जाते हैं बच्चों, अनअवेलेबल, या पौधों के लिए तो वो प्राप्त अवस्था में नहीं होते हैं या वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, मृदा के लिए बुरी चीज है या पौधों के लिए क्या है बच्चों, एक बुरी प्रक्रिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निछालन। क्या बोलते हैं बच्चों, निछालन। तो निछालन की परिभाषा आपको लिखनी है, मैंने आपको बता दिया निछालन क्या होता है। और मृदा संशोधक या मृदा सुधारक भी क्या होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सॉइल अमेंडमेंट्स। तो ये डेफिनेशन आपकी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये तीनों प्रकार की डेफिनेशन लिखनी थी। मृदा सुधारक के आप लाभ लिख सकते हैं कि इससे दशा सुधरती है, दशा सुधरेगी मृदा की तो जिससे क्या है बच्चों, पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं, फसल अच्छे से होती है। मृदा दशा सुधरेगी जिसमें क्या है बच्चों, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव की भी क्या होगी, संख्या बढ़ेगी, और सूक्ष्म जीव की अगर संख्या बढ़ेगी तो मृदा की क्या बढ़ती है बच्चों, उर्वरकता बढ़ती है। इस प्रकार से हम मृदा संशोधक के बारे में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम निछालन के बारे में लिख सकते हैं कि इससे क्या है बच्चों, जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं या जो एलिमेंट्स हैं या जो पोषक तत्व है उनकी क्या होती है बच्चों, सॉइल में कमी आती है। तो अगर उनकी सॉइल में कमी आएगी तो सॉइल की जो उर्वरता है, या जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, जैसे हम बोलते हैं सॉइल की फर्टिलिटी, वो भी कम हो जाएगी। इसलिए ये क्या है बच्चों, एक एक क्या है बच्चों, ये नेगेटिव पॉइंट है, बल्कि मृदा संशोधक या मृदा सुधारक क्या है बच्चों, एक प्रकार से पॉजिटिव पॉइंट अपने निकल के आते हैं। तो और अब रही बात बच्चों खाद की, तो खाद की डेफिनेशन हम पहले कवर कर चुके थे। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है जो आपके 2019 में पूछा गया है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको टेलीग्राम या आप हमारे चैनल पे ऐड होके या आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे वो क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं। अब देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, कंपोस्ट किसे कहते हैं। कंपोस्ट किसे कहते हैं, कंपोस्ट बनाने की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए तथा किसी एक विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कंपोस्ट क्या है बच्चों, कंपोस्ट क्या है, किसी सड़े गड़े प्रोडक्ट को सड़ा के या किसी सड़े गड़े उत्पाद, जैसे आपने सब्जियों का छिलका हो गया, पौधों का रेसिड्यूज हो गया, मानव का मलमूत्र हो गया, इन सबसे बच्चों क्या है बनी हुई खाद को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट बनाने की बच्चों बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से कुछ एक विधि को हमको नाम लिख के और किसी एक विधि का वर्णन करना है। क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश में देखें तो व्हाट इज द कंपोस्ट, राइट द नेम्स ऑफ द मेन मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट एंड ब्रीफ डिस्कशन एनी वन। अगर हम देखें, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ कंपोस्ट मेथड फ्रॉम अर्बन गार्बेज। अर्बन गार्बेज क्या होता है बच्चों, शहर से निकलने वाला कूड़ा कक्कड़, उससे बनाई जाने वाली कंपोस्ट की विधियों के नाम लिखिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो इस क्वेश्चन में जो चीजें हमारे सामने निकल के आती है, सबसे पहले तो आती है बच्चों कंपोस्ट की परिभाषा। तो कंपोस्ट क्या है बच्चों, पौधों के अवशेष पदार्थ जैसे घास फूस हो गए, कचरा हो गया, या मनुष्य के मलमूत्र तथा पशुओं के गोबर आदि से पदार्थों को सड़ा के जो खाद बनती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कंपोस्ट कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो कंपोस्ट क्या है, द मैन्योर व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द रोटिंग ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, ग्रास मतलब घास, गार्बेज एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड एनिमल डंक इज नोन एज द कंपोस्ट। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है बच्चों, इनसे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं नाइट सॉइल। क्या बोलते हैं बच्चों,
नाइट सॉइल। शहरों में जो गटर वगैरह होते हैं जहाँ पे ह्यूमन का मलमूत्र वगैरह निकलता है, उससे प्राप्त जो काला काला जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट सॉइल के नाम से जानते हैं। तो नाइट सॉइल का उपयोग भी काय के लिए होता है बच्चों, कंपोस्ट बनाने के लिए होता है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले क्या है बच्चों, डेफिनेशन लिख देनी है। अगर हम आप बात करें बच्चों इसकी विधियों की, तो इसमें कुछ एक विधियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन विधियों का अगर आप नाम की बात करें तो सबसे पहले जो आ जाती है बच्चों, वो जाती है आपकी इंदौर मेथड। सबसे पहले क्या जाएगी बच्चों आपकी इंदौर मेथड। फिर आ जाती है बच्चों हमारी बेंगलोर मेथड। ये जो मेथड्स हैं ये बहुत ही प्रचलित हैं, कंपोस्ट बनाने की विधियां जो भारत में बहुत अधिक प्रचलित है। उनमें सबसे पहले नाम आ जाता है इंदौर मेथड का, फिर आ जाता है बच्चों अपना बेंगलोर मेथड का, फिर आ जाता है बच्चों अपना एडको मेथड। एक हमारी विधि जिसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक कंपोस्ट विधि, और जो चौथी पांचवी विधि है वो है अपनी कौन सी बच्चों, मायादास विधि। वही अगर हम इंग्लिश में इसको देखें तो सबसे पहले बच्चों हमारी इंदौर मेथड, दूसरे नंबर पे आ जाती है अपनी बेंगलोर मेथड, तीसरे नंबर पे आएगी अपनी बच्चों एडको मेथड। एडको मेथड के बारे में भी मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर आती है क्या, कैटलाइज्ड कंपोस्ट मेथड, और पांचवें नंबर पे जो आती है वो मायादास मेथड। एक विधि का और नाम लिख लीजिए आप, जो इंपॉर्टेंट विधि निकल के आती है वो है हमारी कोयम्बटूर विधि। क्या नाम है बच्चों इसका, कोयम्बटूर कोयम्बटूर विधि। कोयम्बटूर विधि का भी उपयोग है बच्चों, वो काय में किया जाता है, कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो ये मैंने आपको 6 विधियों के नाम बता दिए हैं। पहला है बच्चों अपना इंदौर मेथड, दूसरा अपना बेंगलोर मेथड, तीसरा आपका एडको मेथड, चौथा आपका मायादास मेथड, पांचवा आपका कोयम्बटूर मेथड, और छठवा जो आप आ जाता है वो क्या है आपका कैटलिस्टिक कंपोस्ट विधि, हिंदी में हम जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, उत्प्रेरक कंपोस्ट विधि। ये आपके विधियों के नाम है। इस प्रकार से आपको विधियों के नाम लिख देने हैं। अब इनमें से बच्चों जो अपनी आ जाती है इंदौर मेथड और दूसरी जाती है अपना बेंगलोर मेथड। इन दो विधियों को हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एक विधि है उसको हमको क्या करना है बच्चों, उसका हमको ब्रीफली या हमको उसका वर्णन करना है। तो अगर हम बात करें बच्चों इंदौर विधि, तो इंदौर विधि है बच्चों ये हार्वर्ड ने, सर हार्वर्ड एक साइंटिस्ट थे जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ही क्या बच्चों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट का जनक क्या बोलते हैं हम, कंपोस्ट का जनक, फादर ऑफ कंपोस्टिंग। कौन कहलाते हैं बच्चों, ये हमारे हार्वर्ड, या इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बोलते हैं बच्चों ने हम, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, या हिंदी में मैंने बोले तो इन्हें हम बोलते हैं जैविक खेती के पितामह। क्या बोलते हैं बच्चों, जैविक जैविक खेती के पिता के नाम से कौन जाना जाता है, हार्वर्ड। इन्होंने क्या किया बच्चों, इंदौर के एक इंस्टीट्यूशन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, उधर पे बच्चों इन्होंने एक विधि विकसित की जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, इंदौर विधि, क्योंकि ये जो विधि थी वो कहाँ बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर में विकसित की गई थी। इस विधि में बच्चों क्या करते हैं हम, 4.2 इंटू 0.9 इंटू 0.6, यहाँ पे जो मीटर है मैं एक बार फिर से आपका पैरामीटर लिख देता हूँ, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें जो गड्ढा है उसकी हम कितनी साइज रखी जाती है, तो 4.2 इंटू 0.9 इंटू बच्चों 0.6 मीटर क्यूब। इस नाप का क्या है बच्चों, यह है आपकी लंबाई, यह है आपकी चौड़ाई और यह है आपकी ऊंचाई। इस प्रकार से इस नाप का क्या है बच्चों, हमको एक गड्ढा खोदा जाता है जमीन में। फिर उस गड्ढे में क्या है बच्चों, इस मीटर के बच्चों दो दो की जोड़ी में 33 गड्ढे बनाए जाते हैं। तो कितने गड्ढे बनाए जाते हैं बच्चों, 33, दो दो की जोड़ी में 33 गड्ढे बनाए जाते हैं। दो निकटतम जोड़ी के गड्ढों के बीच की जो है वो दूरी कितनी रहती है बच्चों, 3 से 6 मीटर रखी जाती है। इस विधि द्वारा कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर की खाद प्रारंभिक रूप से प्रयोग की जाती है। गड्ढों को भरने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं हम, धरातल पर 6 इंच मोटी कार्बनिक पदार्थ जैसे हम बोलते हैं शहरी कूड़ा कक्कड़, जो मैंने आपको साइज बताई है, इस प्रकार से इस साइज का क्या कर लेते हैं बच्चों, हम गड्ढा खोद लेते हैं। किस साइज का बच्चों, इस साइज का आपको क्या करना है, गड्ढा खोद लेना है। इन गड्ढों में क्या करना है बच्चों, हमको धीरे 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 इसमें भरते चलना है। अब सबसे पहले क्या है बच्चों, जो नीची लेयर आएगी उस लेयर में हम क्या भरेंगे, उस लेयर में हम भरते हैं बच्चों जो आपका शहरी कूड़ा कक्कड़ रहता है, उस कार्बनिक पदार्थ को क्या करेंगे, हम इसके भर देंगे। इसके ऊपर बच्चों जो है वो हम नाइट सॉइल या जो शहर से निकलने वाला जो अपना मलमूत्र है मानव का, उसकी हम क्या करते हैं बच्चों, 2 इंच मोटी लेयर्स को बिछा देते हैं। या फिर यहाँ पे हम काय का उपयोग कर सकते हैं बच्चों, गोबर का उपयोग भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से सबसे ऊपर आपको क्या ले लेनी है बच्चों, सबसे नीचे आपने शहर से निकलने वाला कूड़ा कक्कड़ या फिर जो आपसे किचन से जो आपका वेस्ट निकलता है उसको आपको ले लेना है। फिर आपको वो नीचे बिछा देना है, इस गड्ढे में भर देना है। उसके ऊपर बच्चों क्या है, हम मलमूत्र या फिर गोबर की एक लेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, एक प्रकार की हम लेयर बना देते हैं। फिर उसके बाद इस लेयर पे क्या छिड़क देते हैं बच्चों, थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि यहाँ पे मॉइस्चर बढ़ जाए, और मॉइस्चर बढ़ेगा तो क्या है बच्चों, यहाँ पे सड़न जो है वो क्या होगी, बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार क्या बच्चों एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हम इस गड्ढे को कहाँ तक भर देते हैं, लगभग लगभग 3/4, 3/4 मतलब ऊपर का एक हिस्सा। मान लीजिए आपने इस गड्ढे के 4 हिस्से करे कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 और ये हो गया आपके 4।
तो आपको इन 3 गड्ढों तक यहाँ तक इस ऊंचाई तक आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक लेयर आपकी क्या रहेगी बच्चों, शहरी कूड़ा करकट की रहेगी, और एक जो दूसरी आपकी लेयर रहेगी वो क्या कर रहे हैं, आपकी गोबर का एक प्रकार की जो आपकी लेयर रहेगी। इस प्रकार से हमको इस गड्ढे को 3/4 तक भर देना है, और जो ऊपर का एक हिस्सा रहेगा उसको हमको खाली छोड़ना है, ताकि हम क्या कर सके बच्चों, इस जो आपका मटेरियल है इसकी हम क्या कर सके बच्चों, पलटाई कर सके। बार बार हमको इस विधि में क्या करना पड़ता है, गड्ढे की या जो भी आपका मटेरियल है उसकी क्या करनी पड़ती है, हमको पलटाई करनी पड़ती है। अगर हम इंग्लिश में इसको देखें तो बच्चों वो आ जाएगा हमारा, दिस मेथड जो है वो डेवलप की गई थी हार्वर्ड द्वारा, कहाँ बच्चों, इंदौर में। इस मेथड में क्या है बच्चों, 33 गड्ढे खोदे जाते हैं, जिनकी जो साइज है वो कितनी रहती है, 4.2 इंटू 0.9 इंटू 0.6 जो है उसकी गड्ढे की क्या रहती है बच्चों, मीटर में साइज रहती है। वो पेयर्स में हम इनको बनाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द पिट इज जनरली 3 से 6 मीटर तक उनकी क्या रखते हैं, हम दूरी रखते हैं। मान लीजिए ये 2 गड्ढे आपके यहाँ है, फिर 3 से 6 फीट पे ये दूसरे जो है वो 2 गड्ढे आपको इस तरीके से बनाने हैं। फिर इस कंपोस्ट में क्या है बच्चों, काऊ डंक मैन्योर यूज होती है एज अ स्टार्टर मटेरियल। फिर हम जो गड्ढे को भरना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हैवी ऑर्गेनिक मैटर है जो अर्बन का जो कचरा है या शहरी कचरा है उसकी एक लेयर बनाते हैं बच्चों 6 इंच मोटी। कितनी लेयर बनानी है हमको, कुछ 6 इंच मोटी उस लेयर बनानी है। उसके ऊपर बच्चों हमको 2 इंच मोटा, या तो क्या है बच्चों, जो काऊ डंक है या गोबर वगैरह है या फिर जो ह्यूमन का वेस्ट है उसको हमको क्या करना है, 2 इंच मोटा एक हमको लेयर बना देनी है। जिसके बाद हमको उस पर क्या करना है बच्चों, पानी का या वाटर का छिड़काव करना है, ताकि वहां पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो की नमी बने रहे। इन दिस मेथड सेम इसी विधि से क्या करते जाएंगे, हम गड्ढे को 3/4 तक भर देंगे। गड्ढे को कितना भर देंगे बच्चों, 3/4 भर देंगे, और ऊपर का हिस्सा एक जो चौथा हिस्सा रहेगा उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ताकि जब आप उसको क्या करोगे बच्चों, पलटाओगे तो आपको वहां पे दिक्कत ना आए। इस प्रकार से बच्चों ये जो मेथड है वो हम काय के लिए उपयोग करते हैं, इंडोर मेथड बनाने के लिए। अच्छा बच्चों, दूसरी बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये एक कैसी है बच्चों, बायोबी विधि है। क्या है बच्चों, ये हमारी बायोबी, ये जैसे हम हिंदी में क्या बोल देते हैं बच्चों, हिंदी में हम बोल देते हैं एरोबिक मेथड। ये कौन सी है हमारी, एरोबिक मेथड है, क्योंकि इस वाली मेथड में हमको उसको पूरी तरीके से पैक करके नहीं रखना है। जो हवा का आवागमन है, जो भी आपकी एयर है उसका आवागमन है जो आपके गड्ढे के अंदर बना रहता है, और उस प्रकार से क्या है बच्चों, अगर हवा का आवागमन बना रहेगा तो ये उस प्रकार की विधि क्या कहलाएगी बच्चों, ये एरोबिक मेथड हमारी जो है वो कहलाएगी। इसके आगे अगर हम बच्चे देखते हैं इस विधि के बारे में, तो गड्ढे को भरने के क्या करना है बच्चों, इस प्रकार से देखिए आप, ये हम लेयरें में छाते जा रहे हैं। गड्ढे के भरने के 3 सप्ताह बाद पहली पलटाई की जाती है। मान लीजिए आपने यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्या किया बच्चों, आपने एक साइज का जो है वो गड्ढा खोद लिया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने शहर से निकलने वाले जो कूड़ा का कट है उसको हमने नीचे 6 इंच मोटाई तक हमने क्या किया बच्चों, भर दिया। जब हमारा ये कूड़ा कक्कड़ पूरी तरीके से भर गया, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर या तो गोबर का लेप या फिर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको हम इस प्रकार से इसके ऊपर लेप कर देंगे। फिर जब हमारा ये भर जाएगा बच्चों, तो इसके ऊपर हमने फिर से जो है वो एक मोटी परत हम काय की लेंगे, शहरी कूड़े कक्कड़ की हम लेंगे, और उसके ऊपर फिर हम फिर से ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है या जो भी आपका गोबर वगैरह है उसका हम फिर से एक बार लेप कर देंगे। इस प्रकार से हम इस गड्ढे को 3/4 भर देंगे। इस गड्ढे को हम इतना खाली रखेंगे ताकि जब हम ऊपर की पलटाई नीचे करें तो ये हमको यहाँ पे स्पेस रहे। अब यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ हवा का आवागमन बना हुआ है। ये जो गड्ढा है वो पूरी तरीके से हवा में क्या है बच्चों, पैक नहीं है। हवा जो है वो नीचे जाएगी, और इसको जब हम पलटाएंगे तब भी क्या होगी, हवा इस गड्ढे में भरपूर मात्रा में बनी रहेगी। इसलिए कौन सी मेथड है बच्चों, ये बायोबी विधि है। फिर हमको करना क्या है बच्चों, जब गड्ढे को भरने के 3 सप्ताह पश्चात, जब 3 सप्ताह इस तरीके से भरा रहेगा तो 3 सप्ताह बाद हम क्या करेंगे, उसको हम एक बार पलटाई कर देंगे। मतलब जो नीचे की सरफेस थी उसको हम पलटा के ऊपर ले आएंगे, ऊपर वाली थी जिसको हम कहाँ ले जाएंगे बच्चों, नीचे ले जाएंगे। फिर पलटाई करने के बाद दूसरे गड्ढे में डालकर फिर हम क्या बच्चों, पुनः पानी छिड़क देते हैं। पहली पलटाई के 2 सप्ताह बाद इसे पलटकर फिर से हम पहले गड्ढे में डाल देते हैं तथा पानी को छिड़काव नमी बनाए रखते हैं। लगभग 2 महीने बाद जो है अपनी वो तीसरी पलटाई करते हैं, और खाद को गड्ढे से बाहर निकालकर ढेर बना देते हैं। इस प्रकार से मात्र 3 से 4 महीने में आपकी कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, गड्ढे से बाहर जब इन्होंने खाद निकाली तो कुछ इस तरीके से निकलती है। समझ में आया आपको? आपको क्या करना है बच्चों, इस प्रकार से गड्ढे कर लेने हैं। ये गड्ढे जो रहेंगे वो काय में रहेंगे बच्चों, कुछ इस प्रकार से जोड़ों में रहेंगे। सेम इसके बाजू में ये वाला गड्ढा। तो आप क्या करेंगे, जब इसकी पलटाई करेंगे तो ये वाला गड्ढे का जो सामान है वो आप इस गड्ढे में क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, या इसमें स्थानांतरित आप कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर आप यहाँ पे लेप कर देंगे। जब ये आपका गड्ढा खाली हो जाएगा तो आप एक बार फिर इसको इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, 3 बार इसकी आपस में पलटाई करते हैं, और 3 से 4 महीने में ये जो है वो हमारी खाद है, वो हमारी कंपोस्ट है, वो हमारी बनके तैयार हो जाती है। कौन सी विधि की बात करी बच्चों, हमारी ये इंडोर मेथड से। जो फर्स्ट टर्निंग कब करनी है बच्चों, 3 वीक बाद। आज अगर आपने इस गड्ढे को भरा था तो 3 हफ्ते बाद
उसको हमको क्या करना है बच्चों, पहली इसकी टर्निंग करनी है। आफ्टर टर्निंग के बाद जो मैन्योर है वो पुट इन द सेकंड पिट एंड अगेन द वाटर इज स्प्रिंकल्ड। तब इसको क्या करना है, इस मैन्योर को हमको दूसरे गड्ढे में डाल देना है, उसमें फिर से हमको पानी का छिड़काव कर देना है। फिर उसके 2 हफ्ते बाद, ये 3 हफ्ते ये हो गए, और इसके 2 हफ्ते बाद फिर से फर्स्ट टर्निंग हमको फिर से कर देनी है और अगेन पुट इन द फर्स्ट। और फिर हमको क्या करना है, इसके जो मटेरियल था वापस से हमको पुराने गड्ढे में लाके भर देना है और उसमें भी क्या डाल देना है बच्चों, हमको पानी छिड़क देना है। फिर 2 महीने बाद जब हो जाएगा बच्चों, तो हमको आखिरी फाइनल हमको फिर से इसमें इसमें टर्न करके और हमको लास्ट में इसको थोड़े दिनों के लिए छोड़ देना है। और फिर 3 से 4 महीने बाद क्या है बच्चों, ये जो है अपनी इतनी खाद है वो अपनी तैयार हो जाएगी। किस विधि से बच्चों, इंदौर मेथड से। आपको पॉइंट क्या लिखना है, इंदौर मेथड है बच्चों वो सर हार्वर्ड द्वारा इंदौर में तैयार की गई या विकसित की गई। यह खाद बनाने की, यह कंपोस्ट बनाने की कौन सी विधि है बच्चों, वायुवीय विधि है। क्योंकि इसको क्या है बच्चों, आप यहाँ से इधर लेके जाओगे, इस गड्ढे से इधर डालोगे, तो इसमें क्या है, जो वायु का या जो हवा का आवागमन है वो क्या है बच्चों, बाधित नहीं होगा, तो वो बना रहेगा। और बना रहेगा तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बनाने की एक वायुवीय विधि बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 से 4 महीने में ये क्या है बच्चों, ये तैयार हो जाती है। और विधि के अगर बारे में आपको लिखना है तो इस प्रकार से आप ये पूरा लिख सकते हो। ये आपके देखिए इस विधि के द्वारा तैयार ये क्या है बच्चों, हमारी खाद है। तो ये हमने पढ़ा बच्चों किसके बारे में, इंदौर मेथड के बारे में कंपोस्ट बनाने की। अब हम अगर नेक्स्ट विधि की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट अपनी आ जाती है कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर मेथड। कौन सी बच्चों, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर मेथड। तो ये बेंगलोर विधि है जो यहाँ ये कहाँ विकसित की गई बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, जिसे हम बोलते हैं आईआईएससी बेंगलोर में तैयार की गई। किसके द्वारा बच्चों, सर एल एन, जिनका नाम क्या था बच्चों, सर एल एन आचार्य, सर एल एन आचार्य द्वारा ये विधि 1939 में 1939। ये देखिए बच्चों 1939 देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 1939 में एक और क्या चीज हुई थी एग्रीकल्चर में, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। 1939 में बच्चों जो आर्नर और स्टाउट थे, कौन थे बच्चों, हमारे 2 साइंटिस्ट, जिन एक का नाम है आर्नर और एक का नाम क्या है बच्चों, स्टाउट। इन्होंने जो अपना है वो क्या दिया था, जो हमारा न्यूट्रिएंट है उनका एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया दिया था। क्या दिया था बच्चों, एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया। किसने दिया था बच्चों, तो पोषक तत्वों की कसौटी जो किसने दी थी, उसके जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था बच्चों, आर्नर और स्टाउट ने 1939 में। और उसी साल बच्चों हमारे डॉक्टर एल एन आचार्य ने 1939 में बेंगलोर में जो अपनी बेंगलोर विधि है क्या बनाने की बच्चों, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि का विकास किया या विकसित किया। इसमें क्या बच्चों, शहरों के अवशेष जो रात की नाइट सॉइल वगैरह है, इसमें काय का उपयोग करते हैं बच्चों, रात की। इसमें आप यहाँ लिख लीजिए नाइट सॉइल। नाइट सॉइल मतलब क्या है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा गटर वगैरह में जो पाई जाती है, जो जिस प्रकार की जो सड़ा गला जो आपका कंपोस्ट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट सॉइल के नाम से जानते हैं। उस प्रकार की उनका उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की बच्चों क्या है, अवायुवी विधि है। ये कैसी है बच्चों, हमारी अवायुवी विधि है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुवी विधि कौन सी है और अवायुवी विधि कौन सी है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, इंदौर जो है, इंदौर बहुत साफ स्वच्छ है। इंदौर हमारे भारत की सबसे साफ सिटी है। और जहाँ पे सबसे साफ रहेगी वहां पे क्या ऑक्सीजन की कमी रहेगी, नहीं रहेगी। वहां पे ऑक्सीजन क्या रहेगा बच्चों, भरपूर रहेगा। इसलिए जो इंदौर विधि है वो हमारी कैसी है, वायुवी विधि है। और जो बेंगलोर है बच्चों, बेंगलोर में क्या है, बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं तो बहुत पॉल्यूशन रहता है। और जहाँ पॉल्यूशन रहता है वहां पे क्या रहता है बच्चों, ऑक्सीजन कम रहता है। और ऑक्सीजन कम रहेगा तो ये हमारी कौन सी रहेगी, अवायुवी विधि। इस प्रकार से आपको याद रख लेनी है, इंदौर हमारी वायुवी विधि है और जो हमारी बेंगलोर विधि है वो हमारी कौन सी विधि है, अवायुवी विधि है। जिसे हम क्या करते हैं बच्चों, पारंपरिक रूप में खाइयां और गड्ढे खोद के, मुख्यतः इस विधि में क्या है बच्चों, कम वर्षा वाले क्षेत्रों पे इसको हमको अपनाया जाता है। कहाँ पे बच्चों, जहाँ पे वर्षा कम होती है। गड्ढे को इसमें क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, गड्ढे की तैयारी करते हैं। 1 मीटर गहरा हम क्या करते हैं बच्चों, गड्ढा खोद लेते हैं। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई रहेगी वो आपकी भूमि के हिसाब से रहेगी। आपके पास जितनी जगह रहेगी उतना आप लंबाई इसको या उतना चौड़ा आप कर सकते हैं। इसकी जो गहराई रहेगी वो लगभग लगभग 1 मीटर रहती है। फिर उसमें क्या करते हैं बच्चों, खाद बनाए जाने पे कचड़े की मात्रा के अनुसार भिन्न भिन्न रह सकती है इसकी क्या है, गड्ढे की जो हमारी चौड़ाई रहेगी। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, गड्ढे को भरना शुरू करते हैं। काय से भरना शुरू करते हैं, जैविक अवशेषों से या फिर नाइट सॉइल से, या फिर काय से बच्चों, नाइट सॉइल से। वैकल्पिक परतों से ये भरा जाता है तथा खाद को बारिश में और मक्खियों से बचाने के लिए, क्या है, तत्वों से बचाने के लिए मिट्टी या उसको हम क्या करते हैं, जो गड्ढा है उसको क्या करते हैं, प्लास्टिक से क्या करते हैं बच्चों, कवर कर देते हैं। अब गड्ढे और खाइयों में जल भराव की स्थिति को रोकने के लिए ढलान वाली दीवारों और ढालदार तल का होना क्या है बच्चों, ये आवश्यक माना जाता है।
अगर इसलिए क्या है बच्चों, अगर आप मान लीजिए आपने गड्ढे में क्या है मटेरियल भर दिया है और उसको अगर आपने पैक कर दिया है पूरे गड्ढे को, तो क्या है इसमें जो है ऑक्सीजन वो अंदर नहीं जा पाएगा, जैसे हम बोलते हैं बच्चों वायु। और अगर इसके अंदर वायु नहीं भर पाएगी तो इसमें जो भी सड़न होगी या जो जिस प्रकार से कंपोस्ट का निर्माण होगा वो क्या होगा बच्चों, हवा की अनुपस्थिति में होगा। इसलिए इस विधि को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अवायवीय विधि बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश में हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये दिस इज मेथड, कौन सी मेथड है, ये बेंगलोर मेथड है। इसको किसने डेवलप किया, इसको साइंटिस्ट एल एन आचार्य ने 1939 में, कहाँ बच्चों, आईआईएससी बेंगलोर में इसको डेवलप किया हो गया। इसमें काय का उपयोग करते हैं बच्चों, टाउन रेसिड्यूज या नाइट सॉइल का हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें उपयोग करते हैं। यह कौन सी विधि है बच्चों, ये एनारोबिक विधि है। कौन सी है बच्चों, ये एनारोबिक विधि है। ऐसी जगह जहाँ पे क्या है बच्चों, हमारी जो कम वर्षा होती है या स्कैंटी रेनफॉल एरियाज में हम इसको अपनाते हैं। इसमें हम पिट प्रिपरेशन देखें बच्चों, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 मीटर गहरा जो है वो गड्ढा खोद लेना है, और गड्ढे की जो चौड़ाई और गड्ढे की जो लंबाई रहेगी ये डिपेंड करेगी कि आपके पास कितना लैंड है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, गड्ढे को भरना स्टार्ट करते हैं। उसको हम जब भर देते हैं बच्चों, काय से भरते हैं, पहले ऑर्गेनिक रेसिड्यू से और नाइट सॉइल से। फिर उसको हम क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं और प्लास्टिक से क्या करते हैं, उसको प्लास्टर कर देते हैं ऊपर सॉइल का, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द external element like rainfall and flies. It is necessary to have the slope wall and sloping bottom to prevent the water lowing condition in the pit at range. हम क्या करते हैं बच्चों, इसका जो गड्ढे का जो तल रहेगा या जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा उसको हम क्या करते हैं बच्चों, पक्का करते हैं, ताकि क्या है आपने इसको ऊपर से पैक कर दिया और अगर इसमें पानी भरेगा तो क्या होगा बच्चों, उसमें सड़न पैदा हो जाएगी। इसलिए हम इसको पानी ना भर पाए, और पानी अगर भर भी जाए तो उसमें क्या है बच्चों, नीचे कच्चा होने की वजह से सड़न ना हो पाए, इसलिए हम गड्ढे को क्या है बच्चों, नीचे से इसको हम पक्का कर देते हैं, या हम इसको क्या करते हैं बच्चों, सीमेंटेड कर देते हैं, और उसको थोड़ा हम स्लोपी बनाते हैं ताकि अगर भरे तो वो पानी इधर उधर निकल जाए। इसके बाद अगर हम बच्चों आगे देखें अगर बेंगलोर विधि के बारे में, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, खाई और गड्ढे के तल पर 15 सेंटीमीटर जैविक कचरा डाल देते हैं। मान लीजिए आपने ये जो गड्ढा खोदा था, इसमें आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जो आपने गड्ढा खोला था 15 सेंटीमीटर गहरी, आप क्या करेंगे, एक परत बिछाएंगे काय के बच्चों, जैविक कचरे की। फिर आप 5 सेंटीमीटर जो आपकी नाइट सॉइल है उसको क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर ऐसे बिखेर देंगे। सेम उसी विधि की तरह इसके ऊपर क्या करेंगे आप, कुछ 5 सेंटीमीटर आपकी जो परत है काय की बच्चों, नाइट सॉइल की, उसको आप इसके ऊपर बिछा देंगे। और ऐसा आप कब तक करते रहेंगे बच्चों, जब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका ये गड्ढा है ये पूरी तरीके से इसमें भर ना जाए। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें हमको किसी भी प्रकार की पलटाई नहीं करनी है, इसमें हमको किसी भी प्रकार की पलटाई नहीं करनी है। इसलिए हम जो गड्ढे हैं वो हम ना तो जोड़ी में खोदेंगे और ना ही हम इस गड्ढे को खाली रखेंगे। जैसे आप उसको आपको पता है कि उसमें हम गड्ढा क्या कर रहे थे बच्चों, पूरा नहीं भर रहे थे, ऊपर से हम कुछ गड्ढे को खाली छोड़ते थे ताकि हम बाद में क्या कर सके, उसकी पलटाई कर सकें। लेकिन अगर हमको पलटाई नहीं करनी है तो इसमें इस विधि में हम क्या करेंगे, गड्ढे को पूर्णतः क्या करेंगे बच्चों, फुल भर देंगे। या गड्ढा कब तक भरेंगे, जब तक कि गड्ढा पूरा ना भर जाए। अब कचड़े या गड्ढे की ये पड़ता है जमीन इस तरह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से क्या है बच्चों, कचड़े से ढकी होती है। इनको हम भरते आएंगे और जमीन के ऊपर तक हम इनको भर देंगे। अब क्या करना है बच्चों, गड्ढे को 3 महीने तक बिना छेड़े हमको उसको ना पलटना है ना इसको छेड़ना है। अब ना अगर आप इसमें को पलटोगे ना आप छेदोगे तो क्या होगा बच्चों कि आपकी जो वायु है वो अंदर तक नहीं जा पाएगी, और अंदर तक नहीं जा पाएगी इसलिए कौन सी मेथड है बच्चों, अवायवीय विधि है। इस बीच क्या होगा बच्चे, कचरे की मात्रा में कमी आती जाएगी। मान लीजिए आपने क्या किया था, ये आपका गड्ढा था बच्चों, गड्ढे से ऊपर तक आपने इसको भर दिया था। धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, कचरा आपका धसकने लगता है या नीचे की तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वापस से अपना लेवल हो जाएगा। जब कम गई सामग्री तो फिर से क्या करना है बच्चों, हमको कूड़े को डाल देना है। मान लीजिए आपने ये गड्ढा किया था और इस गड्ढे को आपने यहाँ तक बच्चों भर दिया था। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, जब ये कचरा कम हो गया या जो आपने गड्ढे के अंदर जो सामग्री भरी थी वो है आपकी फिर से कम हो गई। मान लीजिए इसका स्तर इतना बैठ गया, आपने वहां ऊपर तक भरा था और अब ये बैठ के इतना आ गया, तो आप इसको क्या करोगे बच्चों, फिर से ऊपर तक इसको भर दोगे। फिर क्या होगे बच्चों, मिट्टी की वैकल्पिक परतों के रूप में डाली जाती है। अब गड्ढे खाई के जो है वो गुम्बद का आकार मिट्टी और मिट्टी एक परत से ढक दिया जाएगा। जब अब ये क्या होगा बच्चों, इसका बैठना बंद हो जाएगा, तो आप क्या करोगे बच्चों, कोई भी मिट्टी लोगे और गोबर का लेप लोगे, इसके क्या करोगे, इसके ऊपर इस प्रकार से लेप कर देंगे आप काय का बच्चों, मिट्टी का और गोबर का, ताकि ये पूरी तरीके से क्या हो जाए बच्चों, इस प्रकार से ये गड्ढा हो जाए पैक, और इसमें ना भी कोई वायु जा पाए और ना कोई इसमें हवा का वो है वो प्रभाव अंदर रहे। यह परत अवांछित जीवों को खाद में प्रवेश करने से रोकती है और खाद में नमी के नुकसान से भी बचत करती है। अभी होगा क्या बच्चों, इसमें अगर आप इसको लेप को पूरा ढक दोगे तो इससे जो मॉइस्चर है ना वो जाएगा बाहर, मॉइस्चर मतलब इसके अंदर जो नमी वगैरह रहेगी। अब अगर आप उसको ढक दिया तो ना इसमें धूप पड़ेगी ना कुछ, तो इसमें जो नमी है वो इसके गड्ढे से बाहर नहीं जाएगी, और ये चारा क्या है जो आपका जो अंदर भी अवशेष पदार्थ है वो सूखने से बच जाएगा। और ना ही बाहर से कोई आपकी जैसे जो भी आपकी
अवांछित जीव हैं वो इसके अंदर जा पाएंगे। शुरुआती 8 से 10 दिनों के लिए एरोबिक खाद बनती है और उसके बाद अवायवीय विधि से धीरे धीरे 6 से 8 महीनों में क्या है बच्चों आपकी इस प्रकार से ये खाद वो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। अगर हम इंग्लिश में देखें बच्चों तो इसमें क्या करना है, धीरे धीरे आपको लेयर कवर करती जानी है। कहाँ तक? 15 से 20 सेंटीमीटर की ग्राउंड लेवल से ऊपर तक। इस प्रकार से आपको ग्राउंड लेवल से आपको इसको ऊपर से ढक देना है। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है बच्चों, अनडिस्टर्ब छोड़ देना है इस गड्ढे को। फिर 3 महीने बाद क्या होगा बच्चों, ये जो आपका कचरा है ये थोड़ा नीचे तरफ बैठ जाएगा। नीचे तरफ आपका कचरा बैठेगा तो आपको फिर से इसको क्या करना है बच्चों, एक बार फिर से अल्टरनेट लेयर से आपको इसको फिर से क्या करना है बच्चों, भर देना है। कहाँ तक? टॉप तक भरना है। जितना भी आपका कंटेंट है वो क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था, उसको हमको फिर से भर देना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो पिट या जो अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम गड्ढे को इस प्रकार से क्या करेंगे, हम कवर कर देंगे लाइट सॉइल से। और फिर लेयर है ये क्या करेगी आपकी, प्रिवेंट करेगी ऑक्सीजन को या फिर मॉइस्चर के लॉस को। और दूसरा क्या प्रिवेंट करेगी बच्चों, अपनी अनवांटेड जो ऑर्गेनिज्म है उनको अंदर नहीं जा पाएंगे एक बार अगर ये बैक हो जाएगा। 8 से 10 दिन जब तक आप इसको भरोगे तब तक ये गड्ढा कैसा रहेगा बच्चा, बायोबी रहेगा। और जब आप इसको ढक दोगे तो फिर ये बच्चा जो अपना गड्ढा रहेगा ये फिर से एनारोबिक कंपोस्ट के रूप में ये 6 से 8 महीने के अंदर ये अपनी जो है वो कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। ये कौन सी विधि थी हमारी बच्चों, ये थी हमारी बेंगलोर विधि। इससे पहले हमने किसको पढ़ा बच्चों, इंदौर विधि को। एक बार अगर हम रिवीजन करें तो इंदौर विधि है जो बच्चों उसकी खोज किसने की थी, हार्वर्ड ने करी थी। इंदौर जो विधि है बच्चों वो हमारी कौन सी है, वो हमारी बायोबी विधि है। अगर हम बात करें अपनी बेंगलोर विधि की, तो बेंगलोर विधि को बच्चों एल.एन. आचार्य ने 1939 में बेंगलोर में डिस्कवर किया। और ये हमारी खाद बनाने की एक कौन सी विधि है बच्चों, अवायवीय विधि निकल के आती है। उसमें बच्चों क्या है, उसमें हमारा 3 से 5 माह का समय लगता है, बल्कि इसमें 6 से 8 माह का समय लगता है। इस प्रकार से बच्चों अगर आप चाहें सॉरी, इस प्रकार से बच्चों अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप जो है वो दोनों विधियों में डिफरेंस या अंतर वो है आप बता सकते हैं, या उनको भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप लिख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इसको क्या कर देते हैं, बाद में हम इसको पैक कर देते हैं और ताकि हवा इसके अंदर ना जा पाए। और जब हमारा 6 से 8 महीने बाद ये कचरा पूरी तरीके से सड़ जाता है तो उसको हम काय के लिए उपयोग करने लगते हैं बच्चों, खाद के या कंपोस्ट के रूप में हम उपयोग करने लगते हैं। बेंगलोर विधि में अगर हम बात करें बच्चों पोषक तत्वों के मान की, तो 1.5 रेशियो 1.5 जो होता है वो अपना क्या होता है बच्चों, एनपीके का, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास है, वो हमको इतना इसमें प्राप्त होता है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो क्या है बच्चों, खाद में मौसम परिस्थितियों में सुधार रहती है, पलटने की इसमें कोई जरूरत नहीं रहती है, इससे क्या है बच्चों हमारा बारिश से बचाव हो सकता है। वहीं अगर हम इंदौर की मेथड की बात करें बच्चों तो वो खुले में उपयोग होती है। क्यों? क्योंकि हमको पलटना होता है, तो वहां पे क्या है बच्चों, जल भराव की स्थिति में वो सड़ जाएगी। दूसरा क्या है, उसको पलटने की भी जरूरत पड़ती है, बल्कि इस विधि में इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम नुकसान की बात करें तो सामग्रियों के स्थिरीकरण के लिए लंबे समय तक आवश्यकता होती है, अधिक भार स्थान की आवश्यकता होती है, और अनुसरण करना क्या है बच्चों, इसका महंगा पड़ता है। वहीं अगर हम इंग्लिश में देखें बच्चों तो ये हमारी क्या, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन का की बच्चों बेंगलोर मेथड की, कि कितना इसमें एनपीके पाया जाता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो बच्चों कंपोस्ट क्या रहती है, प्रोटेक्टिव रहती है सारे वेदर कंडीशन से, क्योंकि ये ढका रहता है तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है और इसमें टर्निंग की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें ज्यादा समय लगता है, दूसरा इसमें लोड स्पेस या जगह ज्यादा चाहिए, और तीसरा क्या है बच्चों, एक्सपेंसिव होती है ये विधि। अगर इस विधि से हम क्या बनाते हैं, अपना कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो ये बच्चों जो था वो हमारा आज मैन्योर, या जैसे हम बोलते हैं खाद चैप्टर, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जो जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं बच्चों, आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस स्पेसिफिक पॉइंट बताया है जहां से आपका ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको क्वेश्चन वाइज हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पता रहे कि कहाँ से किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन बनता है और पिछले सालों में कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट भी हम इसको बच्चों क्या है चैप्टर वाइज इसको पढ़ा सकते थे, बस उससे आपके क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन भी पता चलते जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों का पैटर्न और कब कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी जानकारी आपको मिलती जा रही है। तो इस प्रकार से बच्चों आप हमारा जो है वो क्लासेस डेली लेते रहें और आपको अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ही पुख्ता करें। ये अगले हम चैप्टर चालू करेंगे बच्चों, वो है अपना फर्टिलाइजर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।